नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का BHU पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम BHU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के 5th वीडियो में 50 to 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 27 अगस्त को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ बाइलिंगुअल है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको जो मैंने पिछले वीडियो में 3 प्रश्न पूछे थे उसका मैं आंसर देना चाहूँगा। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन था अपोजिट ऑफ लिबर्टी। देखिए, यानी लिबर्टी वर्ड का अपोजिट क्या होता है? स्लेवरी। उसके बाद देखिए हेडक्वार्टर ऑफ ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन था एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसको हम संविदा कहते हैं। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को क्या कहते हैं? हम संविदा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और मैं आपको बता दूं ये मेरा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। देखिए, एक चीज़ और, क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूँगा जो कि आपकी जो ये एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप इन टॉपिक्स को एक बार ओवरव्यू कर लेंगे एग्ज़ाम के पहले, बहुत जल्दी थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाह से भी देख लेंगे तो बहुत ही आप लाभान्वित होंगे। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मौलिक अधिकार को आप देखेंगे। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 का जो समाप्ति किया गया उसको आप देख लेंगे। इंपॉर्टेंट डेज देख लेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड वाटर डे कब है, इन्वायरमेंट डे कब है, फिर जो लॉ से संबंधित कुछ हैं डे जैसे ह्यूमन राइट्स डे है, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट आता है अयोध्या वर्डिक्ट। जो अयोध्या वर्डिक्ट है, यानी अयोध्या पे जो फैसला आया अयोध्या मामले पे, उसको भी आपको ध्यान से देखना है। CANRC जो है हमारा, ये इसको भी ध्यान से देखना है। फिर स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ आप कप्स हैं, उसके विजेता कौन है, कहाँ पे आयोजित हुआ, ये सब चीज़ आप देख लेंगे। फिर उसके बाद पार्लियामेंट संसद से संबंधित कुछ आर्टिकल्स और प्रोविजन से हमारी संसद के अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में, ठीक है, पार्लियामेंट हमारा 79 में ऐसे संबंधित आप जो आर्टिकल्स हैं और जो प्रावधान है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए मंत्री बनता है तो वो कितने माह में किसी भी सदन का वो उसको सदस्य बन जाना चाहिए, ऐसे प्रोविजंस को भी थोड़ा तो आप बहुत देख लेंगे। उसके बाद एक रिसेंट मुद्दा है हमारा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का जो मर्जर हुआ है, ठीक है, जो दोनों जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं केंद्र शासित प्रदेश से, दोनों को मिला करके बनाया गया है और उसकी राजधानी कहाँ पे है? दमन में। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुसूचियाँ हैं उसको भी आप एक नज़र देख लेंगे। फिर WHO रिलेटेड रिसेंट अपडेट्स कोविड-19 को लेकर के जो कुछ अपडेट्स भी आए हुए हैं उनको भी आप देख लेंगे, ठीक है। और देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण आयोग हैं, सरकारिया कमीशन है, धार कमीशन है, फिर फजल अली कमीशन है, फिर डॉक्टर राजा जे चिलैया समिति है। ये सब कमिटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी है, तो इनको भी आप ध्यानपूर्वक सरसरी निगाह से एक बार देख लेंगे। फिर देखा है हमारा फर्स्ट, देखिए मान लीजिए कि हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है, फर्स्ट हमारे यानी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है, ऐसे। और वर्तमान में कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इन सब टॉपिक से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इनसे संबंधित किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं। जो प्रमुख राज्य हैं वो यूपी हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कुछ प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इन सब चीज़ों को भी एक बार देख लेंगे। उसके बाद देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ मेजर स्टेट लाइक यूपी, MP, बिहार एंड राजस्थान। जैसे मान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर आपका बिहार, इन सब राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनके आप मुख्य न्यायाधीश को भी एक बार देख लेंगे कि वर्तमान में कौन है। और एक चीज़ और, इन राज्यों के जो जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है ये देख लेंगे, जबलपुर में, ठीक है। तो ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनके हाई कोर्ट जो उनकी राजधानी में स्थित नहीं है। जैसे इलाहाबाद में इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट है, लेकिन क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? या लखनऊ में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। फिर हमारा एक है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, ये तो हमने क्लियर कर ही दिया है आपको। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जो भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के हैं, फिर 280 में फाइनेंस कमीशन है, फिर आपका 39A है, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट है
आर्टिकल्स, उसको भी आप देख सकते हैं। उसको अगर देखिए मैं बता दूँ, और इन टॉपिक्स को आप एक बार देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर लाभान्वित होंगे, और आप आके मेरे ही वीडियो पे आप कमेंट करेंगे हाँ सर आपने कुछ सही बताया और उससे हम बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इन सब के बारे में आप एक ब्रीफ स्टडी करके ही जाएंगे, ठीक है। आपके पास हाँ इतना थोड़ा समय कम है, लेकिन फिर भी आप प्रयास पूरा करेंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। देखिए रेलवे के डीजल इंजन का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह उत्पादन कहाँ होता है हमारा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। हमारा उत्पादन होता है वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में एक DLW पड़ता है, वहीं पे होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, स्पेशल पावर रिक्वायर्ड फॉर पेपर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय द सिक्योरिटी प्रेसेस इन द कंट्री इज मैन्युफैक्चर्ड एट, ठीक है। सिक्योरिटी प्रेस नोट द्वारा छापने वाले विशिष्ट कागज़ का देश में कहाँ उत्पादन होता है, तो वह होता है होशंगाबाद। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहीं पे जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स के पेपर भी मतलब कि प्रिंट किए जाते हैं। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना हुई थी 1968 में, 1968 में, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द। देखिए केंद्रीय बैंकिंग का कार्य भारत में किसके द्वारा किया जाता है, तो वो RBI के द्वारा किया जाता है। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। और देखिए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज। देखिए हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान का संशोधन पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के बिंदु से संबंधित है, ठीक है। तो वह कौन सा है आर्टिकल हमारा, देखिए वह हो जाएगा जो अनुच्छेद कौन सा, जो संविधान का संशोधन कौन सा हमारा, वो देखिए वह है संविधान का 73वां संशोधन, ठीक है। अब देखिए यह कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अब देखिए ये चीज़, इसके तहत कौन सी अनुसूची जुड़ी थी भारत के संविधान में, तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। अब देखिए 74वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में प्रावधान किया गया है। और वह किस अनुसूची में प्रावधान किया गया, तो वह 12वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया। उसमें कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो हम सब जानते हैं पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। अब देखिए 1952 से संबंधित एक तथ्य मैं बताता हूँ। 1952 में जो है भारत में NDC की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और देखिए अगर हम बात करें 1950 में, तो 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में भी पहली नियुक्ति MC सेटलवाल जी की कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को ही। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक चीज़ और देखिए 1953 जो है 1953 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में जो है वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, फिर प्रथम जो है फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बना था, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर जी थे, वो भी 1953 में ही बना था। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बैंड द फ्लोर क्रॉसिंग इन द पार्लियामेंट। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वह कौन सा संशोधन था, 52वां संशोधन। ये कब हुआ था, 1985 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ कोर्ट सेंड्स समवन इन जुडिशियल कस्टडी देन इट मीन्स दैट अ पर्सन इज। जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है, देखिए इसका तात्पर्य यह होता है कि वह व्यक्ति जो जेल भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, सेंट टू जेल, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेंट टू जेल, जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए पुलिस कस्टडी में वो पुलिस लॉकअप में रहता है, लेकिन जब जुडिशियल कस्टडी में जाता है तो वो किस में जाता है, जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच कोर्ट्स इन कंट्री आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि भारत के संविधान में दिया गया है, भारत में किन न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है। तो यह शक्ति किसके पास है, दोनों के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है, तो आर्टिकल 32। और जो हाई कोर्ट है वह किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है, तो वह है आर्टिकल 226, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि देखिए
कि मूल कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया है, किस, देखिए वह किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको समाहित किया गया, तो वह है हमारा आर्टिकल, हमारा कौन सा संशोधन है वह 42वां संशोधन। ठीक है, कब हुआ था 1976 में। 44वां संशोधन क्यों प्रसिद्ध है, उसमें क्या हुआ था जानते हैं आप। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया था। उसको किस में 300A में, ठीक है, यानी 300 आर्टिकल 300A में उसको क्या कहते हैं हम, उसको लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राइट टू एजुकेशन वॉज इंसर्टेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, तो यह किससे हुआ था। देखिए संविधान के तीसरे भाग में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, तो वह जो है 86वां संशोधन था, 86th अमेंडमेंट था। ये कब हुआ था 2002 में। इससे क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, और ये देखिए इससे जो बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक फ्री एजुकेशन देना था। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री देना था। अब हम अगले क्वेश्चन के चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेक्स लॉसी, एक लीगल मैगजीम है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड। अब ये कहाँ यूज होता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ। मान लीजिए कि भारत देश में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ कहाँ का कानून लागू होगा, तो वह भारत का ही लागू होगा। लेक्स फोरी भी एक होता है, जैसे वो उसका मतलब यही होता है। ठीक है, लॉ ऑफ द प्लेस। ठीक है, लेकिन देखिए वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्शन होता है या कोई केस है, तो वह कहाँ हुआ है उसी देश का जो है कानून लागू होगा, तो वो होता है लेक्स फॉरी। ठीक है, वहाँ पे एक्शन का मामला होता है लेक्स फॉरी में, जबकि यहाँ पे किसका मामला होता है, इसमें लेक्स लॉसी में यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मामला होता है। और लेक्स लॉसी जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज होती है। ठीक है, और वो जो है सामान्य तौर पर यूज होता है लेक्स फॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। यह क्रिमिनल केसेस में भी यूज होता है। आगे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी कल्चर इज़ कंसर्न विद, पीसी कल्चर जो है किससे संबंधित है। तो देखिए पीसी कल्चर जो है वह जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। देखिए सिल्क से संबंधित कौन है, सेरीकल्चर। ठीक है, और अगर बात करें हम फ्रूट से संबंधित कौन सा है, तो पोमोलॉजी। ये एक बॉटनी जो होती है उसका एक ब्रांच है पोमोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज कम्स अंडर द आर्टिकल, भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में आती हैं, तो ये किस अनुच्छेद में आती हैं, 312 में। एक चीज़ और है कि भारत में किसी भी नई अखिल सेवा का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो वह जो है राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द टॉक्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स लीड्स टू द लीवर सीरोसिस, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता लीवर सीरोसिस का कारण बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, कॉपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ प्रोविज़न फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैज़ बीन मेड। देखिए भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है, तो वह कौन सा पार्ट है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में है, 36 से 51 में। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के प्रावधान है वह अनुच्छेद 51 में है, यानी कि आर्टिकल 51 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था, तो यह कौन सा आयोग था, फजल अली। ठीक है, कौन सा था, फजल अली। ठीक है, 1956 में यह जो अपना रिपोर्ट सौंपी थी और उसी के तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज भारत में बने थे। ठीक है, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए हम बात करें अगर सरकारिया कमीशन किस लिए बना था, तो यह जो है केंद्र और राज्य संबंध के लिए बना था। किसके लिए, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, नानावती कमीशन किसके लिए बना था, तो यह 1984 जो में 1984 एंड 1984 में जो सिख दंगा हुआ था, सिख राइट हुए थे, उसके संबंधित उसकी जांच के लिए बना था नानावती कमीशन। लीवर हैन की बात करें अगर, तो लीवर हैन कमीशन किस लिए बना था, तो ये देखिए दिसंबर 1992 में जो है डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो हुई थी उसी के लिए उसकी जांच करने के लिए लीवर हैन कमीशन बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जो भारत में पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, जो व्यक्ति मतलब कि भारतीय मूल का होता है उससे संबंधित एक ये टर्म आता है PIO, वो कब लाया गया, इसका कंसेप्ट कब आया था। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट कब आया था, 2002 में। ठीक है, इन ईयर 2002। अब देखिए एक टर्म और है OCI करके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यह कब आया था, इसका मतलब कि कंसेप्ट या आइडिया कब आई थी, तो ये 2006 में यानी 2006 में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। देखिए भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को समावेशित किया गया, वह किसके समिति के सिफारिश पर समावेशित किया गया, तो वह कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, यह कब बनी थी, 1976 में। कब बनी थी, 1976 में। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज, ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष? देखिए यह कब बनी थी, पहली चीज़ हम ये बात करेंगे। जून 7 यानी कि 7 जून 1955 में, ठीक है, यानी कि 7 जून 1955 में बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे इसके अध्यक्ष? बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल रिलेटिंग टू अर्बन लोकल बॉडीज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित किस अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो वह कौन सी अनुसूची थी? देखिए वह 12वीं अनुसूची, मैं आपको पहले बताया भी हूँ। ये कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए यह जो है मंत्रियों के शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित, ठीक है, ये ओथ एंड अफर्मेशन बाय मिनिस्टर्स, ठीक है, और जो भी ऑफिसर्स के ओथ एंड अफर्मेशन हैं उससे संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजंस इन द आर्टिकल। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, तो वह किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो वह जो है प्रोविज़न जो है आर्टिकल 262 यानी अनुच्छेद 262 में इसका प्रावधान किया गया है, नदी संबंधी जल विवाद का निपटारा करने के लिए। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द, ठीक है, संघ लोक सेवा अपनी वार्षिक प्रतिवेदन देता है, ठीक है, किसको देता है? प्रश्न ये हमसे पूछ रहा है तो वह राष्ट्रपति जी को देता है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक चीज़ और, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, कहाँ पे मिलेगा? आर्टिकल 315 में, 315 में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ लोकेटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अवस्थित है, वह कहाँ अवस्थित है? तो वह अवस्थित है हमारा हेग में। जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहीं पर ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी स्थित है, ठीक है। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। और जो इंटरनेशनल ये जो क्रिमिनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2002 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, मतलब 2 बार, ट्वाइस है, ट्वाइस आपको ध्यान देना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड ट्वाइस एज द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन 2 बार चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में? तो देखिए किसका चयन हुआ 2 बार? दलवीर भंडारी जी का, ठीक है, इनका जो है 2 बार चयन हुआ है ICJ के जज के रूप में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज़ इन। अब हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि देखिए हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता जो है प्राधिकरण जो है उसका मतलब कि वो कहाँ स्थित है? ऐसे समझिए, तो वह स्थित है चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई कहाँ पड़ता है? हमारा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है, चेन्नई में। और द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। एक चीज़ और मुझे याद आता है कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप इसको बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताएंगे, या फिर मैं यहीं बता देता हूँ, ये 22 मई को मनाया जाता है। आप इसको एक बार भी ध्यान से देखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द टर्म डॉली इनकैपेक्स इज़ मीन फॉर, मैंने इसको अपने लीगल मैगजीन्स की वीडियोज़ में कवर कराया है। डॉली इनकैपेक्स मतलब यह होता है कि चाइल्ड बिलो, ठीक है, इसका ये होता है चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स कैन नॉट कमिट क्राइम। ऐसा जो है हमारा जो प्रिंसिपल्स है लॉ के ये मानते हैं कि 7 वर्ष के से कम का व्यक्ति जो है, बालक या बालिका, वह जो है क्राइम नहीं कर सकती, अपराध नहीं कर सकती, ठीक है, चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स, ठीक है। आप इसको एक बार कंफर्म भी कर लेंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही है, चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रोविजंस ऑफ एंटीसिपेटरी बिल इज़ नॉट अवेलेबल। वो हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान उपलब्ध नहीं। देखिए यह प्रश्न BHU LLB 2019 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए जब ये 19 या 18 में पूछा गया, तो जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय उत्तर प्रदेश में ये जो है अग्रिम जमानत बिल जो है उपलब्ध नहीं था, ठीक है। एक मिनट,
देखिए उस समय जो है उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं था, और वर्तमान समय में जो ऑप्शंस में चारों राज्य दिए गए हैं वहाँ पे अग्रिम जमानत का प्रावधान उपलब्ध है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 2018 या 19 के आसपास में ये प्रश्न पूछा गया है। तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बिल जो है यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान उत्तर प्रदेश में नहीं था। आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉ। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विधि नहीं है। देखिए आपको अलग अलग भी कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखिए इसका तो ऑथेंटिक डाटा है, वो बहुत सी जगह आपको खोजना पड़ेगा स्वयं पे भी। कुछ जगह मैंने अगर पाया कुछ सोर्सेज से, तो वहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर कस्टम मिला, ठीक है, यानी जो प्रथा है, रूढ़ी है, वो मुझे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मिला, ठीक है। आप भी इसको आराम से अपने खोज लेंगे, अभी आपके पास समय है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो यह कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को, देखिए, और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेजिड्यूसरी लेजिस्लेटिव पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइज विथ। भारत के संविधान के अंतर्गत अवशेषी विधायन शक्ति निहित है। वह किसके साथ निहित है? ठीक है, तो वह पार्लियामेंट में निहित है। किस में निहित है? पार्लियामेंट में निहित है, ठीक है, संसद में निहित है। अब देखिए आर्टिकल जो है भारत संविधान का 248 सबसेट 2 यानी कि आर्टिकल 248 सबसेट 2 कहता है कि जो भारतीय संसद है वह रेजिड्यूसरी जो पावर्स जो मतलब कि विषय हैं उन पे जो है वो अपना कानून बना सकता है, ठीक है। जो अंतर्गत अवशेषी हैं वस्तुएं उस पर वो अपना कानून बना सकता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन आर एंटाइटल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर RTE एक्ट 2009। निम्नलिखित में से किस उम्र समूह के बालक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत हकदार हैं? तो वह कौन सा वर्ग समूह है? 6 से 14 वर्ष तक का समूह है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द ऑफेंस ऑफ मर्डर टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन हत्या के अपराध को मानव वध में विघटित कर देती है? देखिए तो मैं आपकी तैयारी को मतलब यहाँ पे परीक्षित करना चाहूँगा, उसका परीक्षण करना चाहूँगा। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, कल ही है एग्ज़ाम, परसों है एग्ज़ाम आपका 27 तारीख को, तो इसलिए जो है आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि कल है आपका एग्ज़ाम 27 तारीख को, तो आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द स्टेट शैल इंश्योर दैट द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट प्रमोट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर दिस प्रोविज़न इज़ प्रोवाइडेड। वो हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली से संपदा एवं उत्पादन के साधनों के केंद्रीयकरण को बढ़ावा नहीं देगा। यह कहाँ प्रदत्त है? तो यह आर्टिकल 39 में प्रदत्त है। कहाँ पे प्रदत्त है? आर्टिकल 39 में, अनुच्छेद 39 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज द डोमेन ऑफ मालिमत कमेटी। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि मालिमत समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन विषय था? तो यह कौन सा विषय था? क्रिमिनल जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, ठीक है, आपराधिक न्याय एवं प्रशासन सुधार। और एक चीज़ और देखिए, यह कब बनी थी? तो यह कमेटी जो है मालिमत कमेटी 2000 में बनी थी, NDA की गवर्नमेंट थी उस टाइम। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एक्यूज इन द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आप इसका भी करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और देखिए ये बहुत ही फेमस केस है, ठीक है। अयोध्या वर्डिक्ट से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर बताएंगे और मैं आपको ज़रूर वहाँ पे आपका करेक्ट है आंसर या रॉन्ग है उसको मैं बताऊँगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरम रिक्वायरमेंट इन राज्यसभा इज़। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है? ठीक है, तो वह कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी कि 10%, कुल सदस्यों का 10%। और देखिए लोकसभा में कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है कोरम के लिए? तो वहाँ पे कितनी होती है स्थिति? 55। कितनी होती है? 55, ठीक है। वहाँ पे चूँकि कुल वर्तमान में 545 सीटें हैं तो उसका 10% निकालेंगे तो 14.5 आ गया, इसने आते 55, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 है किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? द हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ
कोर्ट्स, ठीक है, यानी न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। तो वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, राष्ट्रपति इनमें में से किसी छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा का चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वो होते हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। उनका चयन जो है वह एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके तहत होता है, ठीक है, आप उसको जानते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12। कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। अब देखिए क्वेश्चन और आता है हमारा, न्यूसेंस कैन बी। अब देखिए इसका भी करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इन सब चीज़ों को मैं इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके जानना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही कल है, ठीक है, तो बिल्कुल समय नहीं है आपके पास। देखिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई। अब क्वेश्चन हमसे यह पूछता है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, कब जोड़ी गई? तो यह जो है प्रथम संशोधन द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है 1951 में जो हुआ था, उसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, जो कि भू सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स, देखिए हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू में शामिल हैं, तो उसमें बुद्धिस्ट भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं, ठीक है, तो उसमें उपरोक्त तो सभी हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज़ अवेलेबल टू। अब देखिए हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो रेमेडी होती है, जो कंजुगल दाम्पत्य अधिकार होता है, कंजुगल राइट होती है, वो किसको उपलब्ध होती है? तो वो दोनों को, पति और पत्नी दोनों को उपलब्ध होती है, ठीक है, वाइफ एंड हस्बैंड बोथ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेट ऑन विच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज सेटअप। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हुई थी और यह काम अप्रैल 1946 में काम करना प्रारंभ की, ठीक है। अब मैं आपसे इसका सटीक एग्जैक्ट डेट जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कि यह कब शुरुआत हुई थी, यानी 28 अप्रैल से या 18 अप्रैल से इसने शुरुआत की थी, तो इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर रॉक्स फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। देखिए हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पद प्रयुक्त किया जाता है उन चट्टानों के लिए जो भूमि में पर्याप्त गहराई में निर्मित होते हैं लावा के घनीभवन होने के फलस्वरूप। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्लूटोनिक, ठीक है, क्या कहते हैं? प्लूटोनिक। एक चीज़ और है, जब लावा का सॉलिडिफिकेशन होता है तो और वो अर्थ सरफेस पे होता है तो वो वॉल्केनिक रॉक्स कहलाते हैं, लेकिन जब वो डीप इनसाइड द अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी सतह से काफ़ी नीचे होता है, तो उसको हम प्लूटोनिक कहते हैं, यानी वितलीय चट्टान कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू सीक द सर्विसेज ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज ओन चॉइस इज़ गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर, ठीक है। अब इसका भी आप मुझे करेक्ट आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सब क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ऐसे बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपको, अगर आप लॉ का विद्यार्थी बनना चाहते हैं, लॉ स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 प्राइमरली हेल्प्स इन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः सहायता करता है। यह किस चीज़ में सहायता करता है? यह पारदर्शी प्रशासन में सहायता करता है। किस में सहायता करता है? पारदर्शी प्रशासन में सहायता करता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू। अब हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि मौलिक दायित्व तो सीमित है, किसके लिए सीमित है? तो भारतीय नागरिकों के लिए ही सीमित है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि ये भी थोड़ा सा आप इसको डिटेल स्टडी करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देखिए आज मैं आपको कुछ प्रश्न ज़्यादा दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं और आप जितना अधिक अगर आप रिवीजन कर पाएंगे आंसर देके तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है एनी चार्ज फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया में बी प्रेफर्ड। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आरोप लगाया जाएगा, तो वह किस हाउस में या कहाँ पर लगाया जाएगा आरोप? तो वह जो है इन आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के किसी भी सदन में उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। तो और देखिए जो ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है ये किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ मोड ऑफ एक्विजिशन टू सिटीजनशिप इन इंडिया। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तरीका भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह कौन सा तरीका है, देखिए बोथ बाई बर्थ एंड डिसेंट, ठीक है, यानी कि जन्म से तथा अवरोहण से दोनों तरीके से हम भारत में नागरिकता पा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें कुछ अभी देखिए बदलाव हुए हैं, इसी से संबंधित आप उसको भी देखेंगे। CA और NRC जो मामला आ रहा है वर्तमान में, उसको आप ध्यानपूर्वक देख के जाएंगे क्योंकि उससे प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्हें हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन मूलभूत कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। तो यह कौन मूलभूत कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऑल ऑफ द थ्री, तीनों। देखिए टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। टू डिफेंड द कंट्री, देश की सुरक्षा करना। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ये सभी हमारे मौलिक दायित्व हैं और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, यह कहाँ से लिए गया है, तो यह कहाँ से लिया गया, USSR के संविधान से, ठीक है। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड अ कास्ट इन द शेड्यूल कास्ट होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा इधर दिया था। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज, यानी भारतीय संविधान में किसी जाति को अनुसूचित जाति में रखने या बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, ठीक है। तो किसके पास शक्ति है, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, यह उनको पावर यानी कि शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है, तो अनुच्छेद 341 यानी आर्टिकल 341 के तहत ही उनको शक्ति मिली हुई है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये 5 वीडियोस दे पाया और अब मेरी परीक्षा यानी मेरे प्रयास की परीक्षा आपकी परीक्षा के साथ ही होगी कि मेरी यह कोशिश कितनी सफल रही और कितनी असफल रही। तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएंगे कल परीक्षा देने के बाद कि मेरी प्रयास कितना सफल रहा और कितना असफल रहा। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना मैं सफल रहा और कितना मैं असफल रहा, ताकि मैं आगे और अपनी कार्यशैली में सुधार कर सकूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाए। बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बेहतर जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।